ये है 300 करोड़, यानी कि वो बजट जिसमें 1998 में इलेक्शन हुआ करते थे। नॉर्मल से पोस्टर, नॉर्मल सी जीप पे प्रमोशन, एक रेडियो जो बजता था और आपके होने वाले विधायक, आपके होने वाले एमपी के बारे में बताया करता था। तो ये है वो 300 करोड़ का ढेर जो आप देख पा रहे हैं। और इस साइड है हमारा 2025-2024 का खर्च, जो है लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। ये वो खर्च है जो डिजिटल मार्केटिंग, टीवी एड, टीवी कैंपेन्स, पेड पीआर और इन सब चीज़ों से होता है। लेकिन ये इतना जो खर्चा बढ़ा है यहाँ के 300 करोड़ से यहाँ के 1 लाख करोड़ तक, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? चलिए आज के वीडियो में इसको ही डिकोड करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये पूरा नेक्सस चल रहा है, कैसे आप सबको मिलकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आखिर ये पॉलिटिक्स में पैसे का राइज, मनी का राइज हुआ कैसे? India's general elections, the biggest democratic exercise on planet, an event of epic scale and complexity. सबसे पहले बात करेंगे अपने पहले फेज की, फ्रॉम द ईयर 1998 टू 2004, क्योंकि ये वो साल है जब मीडिया का बूम स्टार्ट हुआ। लेकिन उस टाइम पे भी जो कॉस्ट थी वो थी लगभग 300 से 350 करोड़। उस टाइम पे इलेक्शन कैंपेन के प्रमोशन के तरीके क्या हुआ करते थे? सिंपल सी जीप, नॉर्मल पोस्टर्स, नेताओं की स्पीचेस वगैरह हुआ करती थी। लेकिन इस टाइम पे टीवी पे ये चीज़ आनी स्टार्ट हो गई, यानी कि टीवी के चैनल एक्सपोर्ट हुए और वहाँ पे खर्चा होना स्टार्ट हो गया। तो जो पोस्टर्स वाले ऐड थे वो महंगे हो गए। टीवी के ऐड हमेशा नॉर्मल जो आप दीवार पे पोस्टर लगाते हैं उससे महंगे पड़ते हैं। फिर पीआर फर्म की एंट्री होती है और जो आउटरीच की कॉस्ट है वो डबल हो जाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं फेज 2 के बारे में, 2004 से 2009 के बीच। ये इंडिया का वो एरा था जब कोलिशन अलायंसेस और स्ट्रॉन्ग हुए, गठबंधन की सरकारें बनने लगी, रीजनल पार्टीज का राइज हुआ। अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पे बहुत सारी रीजनल पार्टी सत्ता में आनी शुरू हो गई। कास्ट आउटरीच चालू हुआ और ये सारी कैंपेन्स को मीडिया के बढ़ते वर्चस्व के कारण बहुत बड़ा बूस्ट मिला। और इस टाइम पे सरकार की जो स्पेंडिंग हुई वो 300-350 करोड़ से बढ़ के 847 करोड़ हुई। पर ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, ये वो आंकड़े हैं जो उस टाइम की सरकार ने लोगों के सामने रखे हैं। एस्टिमेट्स हैं कि उस टाइम का जो खर्चा था वो ऑलरेडी 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था। इसके बाद आता है हमारा फेज 3, जहां पे एक बहुत बड़ा टर्न फिर से आया। फेज 3 स्टार्ट होता है सन 2014 से। 2014 में जब प्रधानमंत्री हमारे जो अभी के हैं श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे एज अ पीएम कैंडिडेट, तो उस टाइम पे इंडिया ने कुछ नया देखा, कुछ अलग, इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट, इस टाइप की पीआर जो आज तक इंडिया में कभी नहीं देखी गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये वो टाइम था, ये वो दौर था, ये वो फेज था जब इंडिया में पहली बार डिजिटल वॉर स्टार्ट हुई, डेटा एनालिटिक्स का यूज हुआ, फेसबुक, सोशल मीडिया के वॉर कैंपेन वाले रूम बने, व्हाट्सएप के नेटवर्क्स में बातें फैलाई गई, ब्रांडिंग बहुत बड़े लेवल पे, बहुत मेगा रिलीज। और जो कॉस्ट थी, जो कीमत थी जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो लगभग पिछले इलेक्शन से 5 से 6 गुना हो गई। और इस डिजिटल, ये अलग प्रकार की एडवर्टाइजमेंट का ही असर था कि उस टाइम पे ऐसी लहर चली कि इस डिजिटल मार्केटिंग के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद हम एंटर करते हैं अपने नए एरा में, 2016 से 2020 के बीच। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट एरा की। ये वो टाइम है जब कॉर्पोरेट एरा स्टार्ट होता है एंड दिस इज द रियल गेम चेंजर, क्योंकि इस टाइम पे जो कॉर्पोरेट की डोनेशंस हैं, जो कॉर्पोरेट से पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन मिलती हैं, उनके ऊपर पहले जो कैप था उस कैप को हटा दिया। जो कंपनीज जिनके लिंक विदेशों के साथ हैं, दूसरे देश की अलग अलग फर्म है, उनके साथ जो लिंक करने वाली कंपनीज है उनको भी डोनेशन अलाउ हो गया। और 2018 में तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हो गए, जिसने अनलिमिटेड और इनविजिबल मनी के रास्ते खोल दिए। और यही सब कारण थे जिसके चलते सन 2019 का इंडिया का इलेक्शन दुनिया का सबसे कॉस्टली इलेक्शन बना। इस इलेक्शन का खर्च था लगभग 60,000 करोड़। अब आते हैं अपने फाइनल और 5वें फेज के बारे में, जिसको हम बोल रहे हैं AI प्लस डिजिटल साई ऑप्स AI एड्स। यानी कि आज के टाइम में पिछले 3-4 सालों में AI ने आके दुनिया को बदल के रख दिया है, तो उसका यूज, उस AI का यूज हमारे इलेक्शंस में भी बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। While election-related deepfakes generated by artificial intelligence spread like wildfire across Indian social media, चैटबॉट कैंपेनिंग हो रही है, मीम फैक्ट्रीज चल रही हैं, पेड वॉलंटियर्स ले आए जा रहे हैं, कास्ट के लिए माइक्रो टारगेटिंग हो रही है। और इस सब का असर क्या हुआ? अब इतने सारे तरीके से मार्केटिंग होगी तो चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन हो, सबको खर्चा तो करना पड़ेगा। और इसी का ही कारण था कि हमारा 2024 का जो इलेक्शन था
उसका जो टोटल खर्च है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। यानी कि ह्यूमन हिस्ट्री में, पूरे मानव इतिहास में इससे ज़्यादा महंगा इलेक्शन आज तक कभी नहीं हुआ था। कहने को हमारा देश इतना गरीब है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हम बेसिक फैसिलिटीज़ को लैक करते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शन हमारे यहाँ होते हैं। चलिए, जैसा कि हमने भी बहुत ही शॉर्ट में जिक्र किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, आइए उसके बारे में थोड़ा और इन डेप्थ समझते हैं कि वो आखिरकार है क्या, इसको क्यों लाया गया, इससे हो क्या रहा है। ये सब स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 2017, जब एक एक्सपेरिमेंट की बात हुई। एक्सपेरिमेंट का नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। देखिए, जो बहुत अमीर करोड़पति लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल वो SBI से बॉन्ड लेते हैं, वहाँ से पार्टी के बॉन्ड लिए जाते हैं, उनको एनकैश किया जाता है, और एंड में ये पूरे सर्कल में जो एक्चुअल डोनर था वो इनविजिबल रहता है। पता ही नहीं चलता है कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। यानी कि एक सिस्टम जिसको पॉलिटिकल UPI बनाने के लिए एज एन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया था, वो पॉलिटिकल UPI न बन के एक पॉलिटिकल VPN बन गया है। कौन कहाँ से चीज़ों को एक्सेस कर रहा है किसी को नहीं पता है। अब ऐसे में सन 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन आता है, और उससे बहुत सारी चीज़ें रिवील होती हैं, क्योंकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को ऑर्डर किया कि वो पूरे डेटा को रिवील करें। और जब डेटा रिवील हुआ तो बहुत सारी सच्चाई, बहुत सारे छुपे हुए राज लोगों के सामने आए, और ये सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से लगभग 55% हमारी रूलिंग पार्टी जो है BJP, उनके पास गए, लगभग 6,500 करोड़ रुपए। पर इस सब में हमारा क्या मानना है, हमारी पर्सनल राय है कि ये जो पूरा सिस्टम है, इसने बिलियनियर्स को, करोड़पति लोगों को एक सुपर पावर दी है, सुपर पावर साइलेंस करने की। क्योंकि अगर उनके पैसे से सरकार चलेंगी, उनके पैसे से इलेक्शन कैंपेन्स चलेंगे, इतने महंगे महंगे इलेक्शन कैंपेन उनके पैसे से फंड होंगे, तो उनके कुछ ऐसे गैर कानूनी इलीगल काम जो वो दुनिया से छिपाना चाहते हैं, उसको मजबूरन इन पार्टीज को चुप रह के छिपाना पड़ेगा। यानी कि इन लोगों को मिला है एक साइलेंस का सुपर पावर, और साइलेंस किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे डेंजरस करेंसी होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मेन मतलब ही है कि लोग अपने विचारों को रख सकें। लेकिन इतना पैसा देने के बाद इन करोड़पति लोगों को रिटर्न में क्या मिलता है? हालांकि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, हम वो कोई नैरेटिव किसी पर्टिकुलर पार्टी का ये नहीं चलाएंगे कि इसने कर लिया, कि अडानी ने ले लिया, अंबानी ने ले लिया, ऐसा नहीं। हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो फैक्ट हैं, जो हमारे सामने है। वी डो नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, नॉर वी आर अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम बस अपना व्यू पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई पैसे दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न चाहेगा। कॉर्पोरेट डोनेशंस कोई चैरिटी नहीं है, ये बेसिकली एक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। चलिए कुछ बड़े प्लेयर्स को देखते हैं कि उनको क्या मिला है। सबसे पहले जो नैरेटिव काफी ज्यादा चलता है, ऑपोजिशन काफी उठाती है, अडानी की बात करते हैं। See Rajbhai, these rankings and numbers do not matter to me. वो इंडिया के लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर्स हैं, उनको एक झटके में 6 अलग अलग एयरपोर्ट्स के टेंडर मिल जाते हैं। कोल, सोलर, लॉजिस्टिक्स, इन सब में वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। NDTV भी अडानी को मिल जाता है, और 2014 के बाद उनका जो मार्केट कैप जिस तरीके से राइज हुआ है वो हम सबके सामने है। आगे वो दूसरा नाम जो अपोजिशन काफी ज्यादा उछालती है, उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिलायंस ग्रुप के बारे में, पर्टिकुलरली जियो प्लस मीडिया वाला जो ग्रुप है उसके बारे में। तो जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले हमारे पास इतनी सारी टेलीकॉम कंपनीज थी। टू बी प्रिसाइज, देयर वर 16 टेलीकॉम कंपनीज बिफोर द एंट्री ऑफ जियो। लेकिन जियो के आने के बाद पूरा हमारा टेलीकॉम जो सेक्टर है वो सिर्फ 3 कंपनीज में रह गई है, और उसमें भी जो तीसरे वाली है वो बेयरली सर्वाइव कर पा रही है, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेशन जियो के फेवर में शिफ्ट हो गए, और बाकी लोग इस कंपटीशन में सर्वाइव ही नहीं कर पाए। ये तो वोडाफोन आइडिया है कि जैसे कैसे हाथ पैर मार रहा है, अगर वो भी मार्केट से बाहर हो जाते हैं तो डुओपोली हो जाएगी, सिर्फ एयरटेल और जियो बचेंगे। अब इससे अलग और कुछ थोड़े इंफ्रा जायंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मेघा इंजीनियरिंग ने काफ़ी सारा पैसा डोनेट किया, तो इसके बदले में उनको क्या मिला है? उनको मिले हैं मल्टी स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स। उनके माइनिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सब प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट किया गया, उनको फटाफट सारे क्लियरेंस मिले। और 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कट का बेनिफिट भी उनको मिला, जिससे उनको 2019 में खाली 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। यही तो है क्विड प्रो को, यानी साइलेंट फंडिंग के बदले साइलेंट बेनिफिट्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो करोड़पति लोग हैं, जो बिलियनियर्स हैं, इनको नैरेटिव कंट्रोल करने की पावर भी मिल गई है। वो कैसे? वो आया है मीडिया ओनरशिप से। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखें तो रिलायंस के पास नेटवर्क 18 है, अडानी के पास NDTV है, और बहुत सारे रीजनल जो मीडिया है उनके बायआउट्स हो गए। यानी कि मीडिया ओनरशिप इज इक्वल्स टू नैरेटिव कंट्रोल, एंड नैरेटिव कंट्रोल इज इक्वल्स टू पॉलिटिकल पावर। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी अपनी जो एड मनी है, यानी कि 1000 से 1500 करोड़ के आसपास जो खर्च करती है ईयरली, तो वो सब पैसा मोस्टली जो फ्रेंडली चैनल्स हैं उनके पास जा रहा है।
ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा अपोजिशन का कहना है और वो अपने प्रूफ्स या अपने तर्क टाइम टाइम पे देते रहते हैं। पर ऐसे में होता क्या है, ऐसे में अगर किसी पर्टिकुलर फर्म को, किसी पर्टिकुलर चैनल को फेवर किया जाएगा तो जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं दूसरे चैनल से या दूसरे मीडिया हाउसेस से या दूसरी जगह से, सो दे विल बी स्टार्व्ड, क्योंकि उनको अपने बिजनेसेस रन करने के लिए सफिशिएंट मनी नहीं मिलता। क्योंकि हमने डिजिटल पॉलिटिक्स के बारे में पहले भी जिक्र किया है, तो थोड़ा और देखते हैं। तो मेटा और गूगल की जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं वो हमें दिखाती हैं कि बीजेपी ने लगभग 120 करोड़, कांग्रेस ने लगभग 40 to 50 करोड़ और बाकी रीजनल पार्टी ने लगभग 30 to 40 करोड़ डिजिटल एड्स के ऊपर खर्च किया है। अब जो डिजिटल एड होते हैं ये बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक कैसे? क्योंकि इनमें माइक्रो लेवल पर टारगेटिंग हो सकती है, कास्ट बेस्ड माइक्रो लेवल टारगेटिंग हो सकती है। टीवी पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन आपका चैनल देख रहा है, लेकिन एड्स गूगल या मेटा के जो एड्स हैं उसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं कि किस टाइप की ऑडियंस आपके ऐड को देखेगी, किस टाइप के लोग कौन से इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से वोट ज़्यादा आ सकता है। ऐसा करके ये माइक्रो लेवल टारगेटिंग करके इनडायरेक्टली लोगों के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। अब हम अपने हाल फिलहाल के ही एक इलेक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले बिहार में इलेक्शन हुए हैं। बिहार यूं तो एक ऐसा राज्य है जिसको लोग जनरली पॉवर्टी, माइग्रेशन, बैकवर्डनेस के एंगल से देखते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कॉर्पोरेट डोनर्स हैं और डिजिटल कंसल्टेंसीज हैं, उनके लिए बिहार एक लैब टेस्ट है। क्योंकि बिहार के इलेक्शन में पैसा सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि पैसा एक फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल इंजन है। ऑफिशियली एक कैंडिडेट को इलेक्शन पे सिर्फ कुछ लाख रुपए खर्च करने चाहिए, लेकिन बिहार के इस इलेक्शन में ऑन एन एवरेज हर कैंडिडेट ने लगभग 2 से 5 करोड़ रुपए तक अपने कैंपेन पे खर्च किए। और ये पैसा आया कहाँ से? ये पैसा आया नेशनल लेवल की पाइपलाइन से, कॉर्पोरेट डोनर से, इलेक्टोरल बॉन्ड से और सेंट्रल पार्टी के फंड से। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंजन जो है वो है वहाँ का कास्ट सिस्टम। वहाँ आज भी कास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वोट डलते हैं, बल्क में वोट डलते हैं, तो इसलिए वहाँ हर कम्युनिटी के लिए अलग नैरेटिव बनाया जाता है। इवन गाँव के लेवल पर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। और इस बार के इलेक्शन में हमने देखा है कि जो डिजिटल पॉलिटिक्स है उसका स्केल इस इलेक्शन में किस लेवल तक बढ़ाया गया है। इंस्टाग्राम रील्स, AI वॉइस नोट्स, कास्ट टारगेटेड मीम्स, ऐसी चीज़ें इस बार पार्टीज़ का हथियार बनकर खूब चली है। तो जो रीजनल न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, रीजनल टीवी चैनल होते हैं, उनको 70 to 80% जो कमाई होती है वो गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट से आती है। अगर ये चैनल ऐसे टाइम पे किसी के अगेंस्ट कुछ सच या कुछ चीज़ें छापना चाहेंगे तो उनकी कमाई जो है वो गिर सकती है, यानी कि उनका अगले महीने से एड रेवेन्यू ज़ीरो भी हो सकता है। मतलब आप इलेक्शन के टाइम पे वहाँ के अखबारों को उठा के देखोगे तो सिर्फ उनके ऊपर स्टार्टिंग से लेके मिड तक लास्ट तक पॉलिटिकल कैंपेन्स हुई हैं, खबरें ना के बराबर। तो ऐसे में एक हार्ड ट्रुथ हमारे सामने है और अब टाइम है कि हमें इस सच के सामने सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी का असली जो हीरो है दैट शुड बी द वोटर ऑफ इंडिया। लेकिन 1998 से अभी 2025 तक एक नया हीरो सामने आया है जिसका ना चेहरा है, ना स्लोगन है, बल्कि सिर्फ पैसा है। आज एक बिलियनर का एक बॉन्ड हजारों वोटर्स के वोट के बराबर का इम्पैक्ट लाता है। आज वोटर हीरो नहीं बचा है, आज हीरो बचा है वो इंसान जो चोरी छिपे पीछे से अपना पैसा दे रहा है और अपने प्रॉफिट के लिए चीज़ों को मॉडिफाई कर रहा है, नैरेटिव को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए सवाल पूछना ज़रूरी है। सवाल पूछेंगे तभी डेमोक्रेसी सेफ रहेगी। और सवाल सिर्फ किसी एक पार्टी से नहीं, किसी सरकार से नहीं, सवाल हर पार्टी से और इस पूरे सिस्टम से है कि आखिर क्यों इलेक्शन की कॉस्ट पिछले कुछ सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये सब करने के लिए एक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है और यही जागरूकता फैलाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया और हम चाहेंगे कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर भारतीय को ये समझने की ज़रूरत है कि आपका वोट बहुत ही पावरफुल है, लेकिन अमीर लोगों का पैसा आज के टाइम पे उससे ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो यही समय है हम अपनी ताकत दिखाएं, हम वोटर्स, हम भारत के लोग, हम भारतीय, हम अपनी ताकत दिखाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।